हाल ही में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस से एक वीडियो वायरल हुआ। Good situation. What was your second And my question? second question for President Zelensky. Do you ever, why don't you wear a suit? You're at the highest, why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. इस वीडियो में कई सारे बातें की गई, कई सारे अनरिलेटेड क्वेश्चंस किए गए, मगर आज हम उस बातों के बारे में बात न करते हुए रशिया और यूक्रेन के युद्ध की जड़ें कहाँ मौजूद है इसके बारे में बात करेंगे। गुस्ताखी माफ हो, मैंने आज कोट नहीं पहना है, मगर फिर भी चलिए शुरुआत करते हैं। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को समझने के लिए हमें समय को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। तो बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मनी हार के कगार पर था, उस समय यूरोप में शांति का पुनर्प्रस्थापन करने के लिए अलाइड पावर्स के बीच याल्टा में कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें अलाइड पावर्स के लीडर्स मौजूद थे। इसमें यूके की तरफ से विंस्टन चर्चिल, यूएसए की तरफ से फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और यूएसएसआर की तरफ से जोसेफ स्टालिन थे। कॉन्फ्रेंस में यह तय हुआ कि यूरोप में शांति का पुनर्प्रस्थापन करने के लिए हमें जर्मनी के 4 हिस्से करने पड़ेंगे, जिसमें से पूर्वी जर्मनी का हिस्सा यूएसएसआर को मिल गया, पश्चिमी जर्मनी को यूके, यूएसए और यूएसएसआर में विभाजित किया गया। बर्लिन, जो जर्मनी का कैपिटल था, वो यूएसएसआर के ऑक्यूपेशनल जोन में काफी अंदर तक स्थित था। जर्मनी के किए गए हर एक हिस्से को ऑक्यूपेशनल जोन नाम से कहा गया। यूएसएसआर उस समय यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के नाम से जाना जाता था। इसके अधीन बाल्टिक कंट्रीज थे और कॉकेशियंस कंट्रीज भी थे। अब असली प्रॉब्लम की शुरुआत यहाँ से होती है। फरवरी 1945 में याल्टा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, याल्टा जो क्रीमिया का एक हिस्सा है, वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके तहत यूएसएसआर अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पश्चिमी देशों में स्प्रेड नहीं करेगा, यह तय हुआ था। इसके बावजूद यूएसएसआर ने पोलैंड में कम्युनिस्ट सरकार बैठा दी। वहां पर होने वाले विरोध को सलामी टैक्टिक से कुचल दिया गया। यही किस्सा रोमेनिया, बल्गेरिया और चेकोस्लोवाकिया के साथ भी हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में आर्थिक स्थिति काफी हद तक खराब हो गई थी। इसे वापस पटरी पे लाने के लिए पश्चिमी देशों ने डच मार्क करेंसी लागू की। इसे पूरे यूरोप में लागू कर दिया था। यूएसएसआर ने इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नजर से देखा। इसका विरोध करने के लिए यूएसएसआर ने बर्लिन ब्लॉकेड किया। बर्लिन ब्लॉकेड यानी बर्लिन की तरफ जाने वाले सारे रेल और रास्ते बंद कर दिए गए, ताकि बर्लिन की तरफ कोई सामान ना पहुंच सके। इसके जवाब में पश्चिमी देशों ने एयरलिफ्ट चालू किया। ये एयरलिफ्ट 24 जून 1948 से लेके 12 मई 1949 तक चला। इस एयरलिफ्ट के माध्यम से बर्लिन को सारे सामान पहुंचाए गए। ये ब्लॉकेड फेल होने की वजह से यूएसएसआर ने इस ब्लॉकेड को हटा दिया। यूएसएसआर की इस एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी को लेके वेस्टर्न कंट्रीज को काफी डर लगने लगा था। अगर इसी तरह यूएसएसआर एक्सपांशन करने लगा तो वेस्टर्न कंट्रीज बचेगी ही नहीं। इसके जवाब में वेस्टर्न कंट्रीज ने नाटो का संगठन किया। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका संगठन 1948 में हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों में से अगर किसी भी देश के ऊपर किसी बाहरी देश ने हमला किया तो उसके जवाब में सारे सदस्य देश मिलके उस देश के साथ युद्ध में चले जाएंगे। यूएसएसआर को रोकने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने नाटो के साथ सीटो और सेंटो, इन दोनों का भी संगठन किया। सीटो मतलब साउथ ईस्ट एशियाटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में यूके, ईरान, इराक, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश शामिल थे। तो सीटो में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, थाईलैंड और फिलीपीन जैसे देश शामिल थे। इसके काउंटर में यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट साइन किया। 1955 में ये वॉर्सो पैक्ट साइन करने के लिए उसने पोलैंड, जर्मनी, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गेरिया, रोमेनिया और अल्बेनिया, ये सब देश शामिल थे। हम सबको पता है दिसंबर 1992 में यूएसएसआर डिसॉल्व होके सिर्फ रशिया बच गया। साल 2013 में यूक्रेन के जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट खारिज कर दिया। इसके विरोध में यूक्रेन में काफी प्रोटेस्ट हुए, भारी आंदोलन हुए। ये प्रोटेस्ट जब कंट्रोल के बाहर चले गए तो विक्टर यानुकोविच रशिया भाग गए और उन्होंने रशिया में शरणागति ले ली। हम अगर मैप देखेंगे तो यूक्रेन रशिया के बॉर्डर से लगा हुआ है। भाषा और कल्चर को कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। साल 2014 में प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच, इनके समर्थन में क्रीमिया में प्रोटेस्ट हुए। क्रीमिया में रशियन भाषा बोलने वाले लोग और रशियन कल्चर फॉलो करने वाले लोगों की मेजॉरिटी है। इस चीज का फायदा उठाते हुए
कुछ अनजान लोगों ने क्रीमिया की गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। बाद में ये अनजान लोग रशियन सैनिक थे जिन्हें लिटिल ग्रीन मेन नाम से जाना गया। क्रीमिया यूक्रेन का एक हिस्सा था। फरवरी 2014 में रशिया ने क्रीमिया एनेक्स करने के बाद वहां पे एक जनमत लिया जिसमें 96% लोगों ने रशिया से जुड़ने के पक्ष में वोट किया। हालांकि दुनिया भर में इस वोटिंग को अस्वीकार किया गया है। इसके बावजूद 18 मार्च 2014 में रशिया ने फॉर्मली क्रीमिया को अपना हिस्सा बना दिया। इसके पीछे रशिया ये वजह देता है कि क्रीमिया में जो प्रो रशियन पीपल्स हैं, जो रशियन भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो रशियन कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं, उन्हें बचाने के लिए क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स कर दिया। मगर इसके पीछे की असली वजह ये थी कि यूक्रेन का यूरोपियन यूनियन की तरफ बढ़ता हुआ रुझान, धीरे धीरे यूक्रेन का नाटो में शामिल होने के लिए प्रयास रशिया को भारी पड़ सकता था। क्योंकि एक बार यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो लगभग 2300 किलोमीटर की रशिया की बॉर्डर खुल जाएगी, एक प्रकार से वल्नरेबल हो जाएगी। नाटो से शक्ति पाकर वेस्टर्न कंट्रीज अपने वॉर हेड्स उस बॉर्डर पर लगा देंगे और रशिया किसी भी कीमत पर यह होने नहीं देगा। रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है और तीसरा सबसे बड़ा ऑयल मैन्युफैक्चरर है, और ये सब रिजर्व रशियन कंट्री के वेस्टर्न साइड में। तो किसी भी हालत में रशिया अपनी वेस्टर्न बॉर्डर वीक होने नहीं देगा। इस वॉर की वजह से रशिया के ऊपर काफी भारी मात्रा में इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लग गए। इन दोनों देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय स्तरों में काफी बार समझौते भी हुए। इस समझौते की कुछ प्रमुख मांगे ये थी रशिया की तरफ से कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन न करते हुए एक न्यूट्रल कंट्री बन जाए, और उसी तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रीमिया को रशियन फेडरेशन का एक हिस्सा मांगे। फिर भी यूक्रेन की नाटो में ज्वाइन होने की मंशा, इस वजह से फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन को पूरा एनेक्स करने का चालू कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने कीव, कार्किव और ओडेसा जैसे शहरों का बचाव करने में अब तक सक्षम रहा है। इस इन्वेजन के पीछे कीव में प्रो रशियन गवर्नमेंट बैठाना यह एक उद्देश्य है। पूरी बात की एक बात यह है कि रशिया यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनने नहीं देना चाहता, इसलिए उसे वॉर करने की जरूरत पड़ रही है। मैं शुभम आपसे विदा लेता हूँ। गुजरते दिन के साथ आप देख रहे मिसिंग लिंक्स।